तो होता क्या है कि एक व्यक्ति को अनाथ और लावारिस बच्चा मिलता है, वो उसे घर ले आता है और ऑफ कोर्स वो उसे पालता है और बड़ा करता है। लेकिन इस बीच सोसाइटी उसको जज भी करती है, ताना भी मारती है। ऑफ कोर्स सोसाइटी का ये जन्मसिद्ध अधिकार है। बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम बच्चा बड़ा होता है, उसको सरप्राइजिंग फैक्टर पता लगता है कि उसका बाप तो बहुत बड़ा बिलियनियर था, बिजनेस टाइकून था। तो कितनी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाएगी सोसाइटी के लिए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस द कैरेक्टर वन बाय वन। ये जो गोरा, ये जो सोसाइटी है, दीज आर द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट। और ये जो अनाथ बच्चा है, ये वो इंडियन है जो ब्रिटिश कॉलोनिस्ट के आने के बाद अपने आप को अबेंडन महसूस कर रहे थे। और ये जो गरीब आदमी है, ये है वैदिक कल्चर, और ये बिजनेस टाइकून है, ये जो है ये है हड़प्पा सभ्यता। ओके देखो, हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद भारतीय आश्चर्यचकित थे। बट पता है उससे 1000 गुना आश्चर्यचकित कौन था? ब्रिटिश पीपल। कि डैम अब इनको कैसे शिक्षित करेंगे, अब सूरज को क्या दिया दिखा दे। और जब उनकी जो व्हाइट मैन बर्डन की थ्योरी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर वीक हो जाएगी, तो जिन्होंने थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा है वो इस स्टोरी को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है, जब विश्व का अधिकतर समाज पशुचारक जीवन से बाहर ही नहीं आया था। तब ये सभ्यता मतलब विकास के मानकों में बहुत ज्यादा उच्च थी, और न सिर्फ विकास के मानकों में उच्च थी, बल्कि अपने जीवन दृष्टिकोण में भी अद्वितीय थी। तो मैं बात कर रहा हूं इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और मैं सर्वेश नागर आपका श्री अरविंदो आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, लेट मी रीड आउट फॉर यू। तो पहला है कि इसे खोज कैसे हुई, देखो ज्यादा बात नहीं करूंगा मैं। दूसरा है कि हु वर दीज पीपल ओरिजिनली। थर्ड, तीसरे नंबर का जो टॉपिक हमारा होगा, मैं आई विल गिव अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और शॉर्ट वे टू कनेक्ट द स्टोरी फ्रॉम न्यूलिथिक टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। थोड़ा बहुत बताऊंगा उसके बारे में, ताकि जो प्रीवियस लेक्चर उनके साथ कनेक्टिविटी स्थापित हो जाए आपकी। Then I'll talk about little bit introduction about Indus Valley civilization. Then I'll go to town planning if time allows. अलाउ किसे नहीं करेगा, घर का ही मामला है, ठीक है, कर देगा वो। चलो, तो हम पहले बात कर ले किसकी खोज कैसे हुई। देखिए, एक अंग्रेज था, 3 व्यक्ति मेनली। एक है चार्ल्स मॉसन, नाम में मोशन, ठीक है। देन है आपका अलेक्जेंडर कनिंघम, ये नाम आपको फैमिलियर लगते होंगे, कनिंघम। देन है आपका जॉन मार्शल। देखो, पहली बार ये व्यक्ति 1826 में उस साइट को विजिट किया, मोहनजोदड़ो। जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म थे, ऊंचे ऊंचे प्लेटफॉर्म बने हुए थे, मिट्टी के ढेर, उनको देखकर उसने लोगों से पूछा ये क्या है। और जैसे भारतीय बहुत जाने जाते हैं, वो स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनाते हैं। पता है एक दुष्ट राजा हुआ करता था, उसकी दुष्टता के कारण सारा गांव नष्ट हो गया। और वो अंग्रेज प्रीटी कन्विंस्ड, सही बोल रहा है यार ये, बट इससे कोई हल नहीं मिला, इसको कुछ पता नहीं लगा। फिर हम इसकी बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। ये गया व्यक्ति, उसने कुछ एविडेंस भी जुटाए, इसने कुछ एविडेंस जुटाए, और उसको लगा कि ये जो शहर है कुषाण साम्राज्य से पहले सिकंदर के समय, सिकंदर महान ने बनवाया होगा, तब के जो रिमेन्स है, वो अवशेष है, वो बचे हुए हैं। और ये गया था कब? 72 में, ठीक है। और फिर ये आया 1924, ये व्यक्ति जॉन मार्शल ने ना सिर्फ वहां से बहुत सारे अवशेष लिए, और उनके आधार पर यह पता लगाया कि ये सभ्यता लगभग 5000 साल पुरानी है। नो डाउट इससे पहले दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी हड़प्पा शहर की, लेकिन इसकी पहचान 5000 साल पुरानी सभ्यता के रूप में 1924 में हो पाई। तो दिस इज हाउ इट वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। एक हो गया। दूसरी बात कर रहे थे क्या हम? हाँ, दूसरी की बात थी जो हमारी, कि नवपाषाण से लेकर न्यूलिथिक एज से इंडस वैली सिविलाइजेशन की जर्नी। बहुत छोटा डिस्क्रिप्शन है, इसको बोलूंगा कि नवपाषाण से लेकर, लिख देता हूं मैं। नवपाषाण, जिनको नहीं पता क्या बोलते हैं नवपाषाण को, उनको बता दूं मैं, इसको बोलते हैं न्यूलिथिक एज। क्या बोलते हैं? न्यूलिथिक एज। और उत्तर हड़प्पाई जीवन, उत्तर हड़प्पाई जीवन तक, ठीक है। इसकी हम स्टोरी करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं नवपाषाण।
ठीक है, ये स्टोरेज आती है 5500 से 3500 तक। ठीक है, देन आता है आपका प्राक हड़प्पाई। प्राक हड़प्पाई, और ये जो फेज है ये जाता है कब तक 3500 से 2600। ये बीसी, जिनको बीसी एडी नहीं पता मैं बताता हूं, ईसा के जन्म के पहले की कहानी जो भी होगी वो बीसी में होगी, ईसा के जन्म के बाद की कहानी एडी में होगी। और एडी और बीसी क्या है कि जो एडी और बीसी है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार डिसाइड होता है, और ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है वो ईसाइयों का कैलेंडर है, उसी से हम ईसा के जन्म और बाकी कहानी को मापते हैं। तो उनका जन्म बहुत बड़ा जंक्शन है जिससे आगे पीछे कहानी एडी और बीसी में कन्वर्ट होती है। Then this next phase is आपका मेच्योर विकसित हड़प्पाई पीरियड, विकसित हड़प्पाई काल। ठीक है, कब तक 2600 से लेकर 1800। ठीक है, देन आपका जो अंतिम पीरियड है वो कौन सा है, उत्तर हड़प्पाई। उत्तर हड़प्पाई कब से 1800 से लेकर कंटिन्यू होना रहा। देखो कंटिन्यू होना रहा, हम इसकी बात करेंगे अब। देखिए इस फेज में क्या था, इस फेज में मानव ने क्या कर लिया था, भूमि पर खेती करना सीख लिया, पशुचारण करना सीख लिया, और एक हंटिंग और फूड गेदर के जीवन से ऊपर उठाया था। और इसके एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ में, और आपका किली गुल मोहम्मद, ये दो अफगानिस्तान की साइट है, वहां पर आपको एविडेंस मिल जाएंगे कि यहाँ पर लोग सेटल लाइफ जीने लगे थे। ठीक है, और यहाँ पर जो थोड़े बहुत बर्तन मिले हैं या इनके चाक मिले हैं, उनकी कनेक्टिविटी हम इजीली स्थापित कर सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। फिर दूसरा फेज आता है। इस फेज की खास बात क्या है कि इस फेज में लोगों ने चाक, तांबे, हल का यूज करना सीख लिया था। जो क्षेत्रीय परंपराएं हैं, देखिए ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपको ये समझने के लिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का राइज कैसे हुआ ये समझना जरूरी है। और हिस्ट्री को आप ना इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ सकते, एज ए होल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब इस फेज की बात करते हैं तो इसमें कई सारी क्षेत्रीय संस्कृति, सोधी सिसवा, नाल, झाब, ठीक है, या आपकी बालाकोट संस्कृति, ये छोटे छोटे कल्चर डेवलप हो रहे थे, क्षेत्रीय संस्कृतियां डेवलप हो रही थी। और यहाँ पर कृषि में बढ़ावा देखा गया। कछारी की जो सिंध और कछारी और बलूचिस्तान के मैदान थे, वहां पर धीरे धीरे लोग खेती को करने लगे थे, एडवांस हुए थे, हल का अच्छे से प्रयोग करने लगे थे लोग। फिर और जब आगे जाते हैं हम, देखिए और जब मेच्योर हड़प्पन फेज में जाते हैं तो इन्होंने तो ना सिर्फ नगर बना लिए, लेखन कार्य कर लिया, लिपि बना ली, मोहरे बना ली, सड़कें बना ली, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया इन लोगों ने। ठीक है, और फिर आपका उत्तर हड़प्पाई फेज, ठीक है, इस पीरियड में शहर डूब गया, लिखन डूब गया, और कुछ जो बेसिक चीजें थी उनकी क्षेत्रीय संस्कृति, छोटी मोटी ग्रामीण संस्कृति चलती रही, और मिट्टी के बर्तन ही बनाते रहे कंटिन्यू, लेकिन वो जो ओज था विकसित हड़प्पाई फेज का वो चला गया। देखिए ये सिर्फ कनेक्टिविटी स्थापित करने की है, नवपाषाण काल से लेकर आपका उत्तर हड़प्पाई फेज, यानी इस फेज में ही आपके जो वैदिक लोग हैं वो आ गए होंगे अराउंड 1500 BC। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक कवर हो गया। आपको इसमें फैक्ट नहीं जुटाने हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपकी कनेक्टिविटी इससे स्थापित हो जाए। ओके, तो तीसरा जो बिंदु है, हु वर दीस पीपल, who were these people? देखिए there are n number of theories, but there are three major theories, we'll talk over that on them। तो वन बाय वन देख लेते हैं। पहले ये बताते हैं क्या कि ये मेसोपोटामियाई थे, मेसोपोटामियाई, ठीक है। जिनको नहीं पता मेसोपोटामियाई, तो let me tell you, there was one more civilization parallel to Indus Valley civilization that lies around Euphrates and Tigris river। एक और सभ्यता थी जो यूफ्रेटस और टाइग्रिस रिवर के पास एग्जिस्ट करती थी, और वो थी मेसोपोटामियन सभ्यता, बेबीलोन वाला जो इलाका है, ठीक है, या सुमेरियन सभ्यता का भी याद, कंफ्यूज मत होना, सब एक ही है। कहा, आधुनिक इराक। ओके, तो कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि ये वो लोग थे, और की समानता दिखाने के लिए मंदिरों की समानता दिखाते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से, हिंदू घाटी की सभ्यता की, और जो बड़े बड़े ग्रेनरीज है उससे समानता दिखाते हैं, और कई सारी चीजें हैं जिससे समानता दिखाते हैं, बट जितनी समानता है उससे ज्यादा असमानता है।
असमानताएं कौन सी? एक्चुअली मंदिरों में, जो ये मंदिर की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये इंडस वैली में पूजा वर्शिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। और मंदिर की तो बात मत करो आप, नो डाउट कुछ पायस पर्पस के लिए बिल्डिंग्स थी, बट वो मंदिर थे, इसकी इसे कोई साक्ष्य नहीं है। देन जब हम उसकी बात करते हैं असमानता की, तो यहाँ पर सिलेंड्रिकल जो बेलनाकार मोहरें हैं, सीलें, वो मिली है। वो यहाँ पर कौन सी सीलें मिली है? यहाँ पर सीलें मिली है आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार। ओके, तो अंतर बहुत ज्यादा है। और जब इतना ही ज्यादा समानता थी तो तुम्हारे नगर बेतरतीब क्यों है, ऐसे ऐसे अनप्लान्ड क्यों बसे हैं और ये इतने प्लान्ड क्यों है? ऐसा होता है कि मतलब गुरु गुड़ हो जाए और चना शक्कर हो जाए, ये सब कहावत में होता है। बहुत कम होता है कि आपको कोई चीज आती है और आप भूल जाओ। ठीक है, आपके नगर अनप्लान्ड थे, बेतरतीब बसे हुए थे, यहाँ पर प्लांट था, तो मेसोपोटामिया नहीं थे, ये क्लियर है, नॉट वैलिड रीजन। दूसरा है द्रविडियन। एक तो ये भूमध्य सागरीय थे, और चूंकि कुछ भूमध्य सागरीय जो स्केलेटन है, कंकाल है, वो कहां पर मिले थे? हड़प्पन सभ्यता में। तो ये बताते हैं। दूसरा में लिपि से कुछ कुछ समानता दिखाने की कोशिश करते हैं, और चूंकि ये ओरिजिनल पीपल थे, द्रविडियन पीपल, तो बोला जाता है कि इन्होंने सभ्यता बसाई थी। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट भी काफी वीक लगता है, सिर्फ ये लोग तो ग्रामीण थे, ये भी पाषाण काल से निकले भी नहीं थे ठीक से बेचारे, आप उनको नगरीय सभ्यता बसाने का क्रेडिट दे रहे हो। और फिर जहां तक अदर चीजों की बात है, आप चंद लोगों के स्केलेटन की वजह से आप पूरी सभ्यता को ये नहीं बोल सकते कि ये लोग भूमध्य सागरीय थे, और बाकी का क्या, जो स्केलेटन मिले हैं उनका क्या? तो इसके लिए कोई प्रॉपर या ठोस आर्गुमेंट नहीं मिलता। देन है आपका आर्यंस। तो तीसरी थ्योरी कौन सी है? आर्य पीपल। देखिए, जब से डीएनए फुट प्रिंटिंग आ गई है, तब से आप किसी भी व्यक्ति का जो ओरिजिन है वो बता सकते हो कौन कहां से आया था। तो होता क्या है, डीएनए फुट प्रिंटिंग में ये पता लग गया कि आर्यों का आगमन 1500 के आसपास से शुरू हुआ था, और पहले शुरू भी हो गया होगा तो 1800 तक। तो इस सब जब आर्यन का आगमन हुआ तब तक तो ये सभ्यता अपने मरणासन में चली गई थी। ठीक है, तो एक तो ये नहीं है। दूसरा, अगर 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 इन्होंने बनाई होती है, थोड़ी होता है कि आप बाइक चलाना सीख गए और कुछ दिन बाद बोलो यार मैं तो भूल ही गया, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, क्योंकि नगर बसाया इन्होंने सभ्यता को बसाया, और बाद में बोले कि मैं अब ग्रामीण जीवन जीऊंगा, ये थोड़ी होता है, बिल्कुल गलत है। तो ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं लगता। और आपको पता होगा एविडेंस, देखो जो आपका ऋग्वेद है उसमें यहाँ पर इंद्र को बोला है पुरंदर, किलों का भंजन करने वाला, किलों को जीतने वाला, किलों का निर्माण करता नहीं बोला। और हड़प्पा सभ्यता नोन फॉर इज कंस्ट्रक्शन, निर्माण के लिए जानी जाती, ना कि विध्वंसक के लिए। तो इनकी कोई थ्योरी नहीं है, तो द्रविडियन भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हु आर दिस पीपल? तो एक थ्योरी दी जाती है क्रमिक उद्भव की, क्रमिक उद्भव की, यानी आपका जो ग्रेजुअल जो डेवलपमेंट है उसकी बात होती है। कौन सी? ग्रेजुअल डेवलपमेंट की। तो ग्रेजुअल डेवलपमेंट में ये बताया कि 6000 से 4000 के बीच देयर वर सम सेटल्ड कॉलोनीज। ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रामीण बस्तियां बनी, खेती करना सीखा उन्होंने, बाढ़ पर नियंत्रण करना सीखा, सिंचाई करना सीखा, पशु का खेती में यूज करना सीखा, और धीरे धीरे कृषि सरप्लस आया, कृषि अधिशेष आया। कृषि अधिशेष से क्या है कि कई लोगों को नॉन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में जाने के लिए प्रमोशन हुआ, मतलब इंस्पिरेशन मिला, क्योंकि अब सभी के पास अनाज है, तो कुछ लोग दूसरा प्रोफेशन करने लगे। जब दूसरा प्रोफेशन करने लगे तो शिल्प का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे क्राफ्ट का डेवलपमेंट हुआ। तो अब लोग विनिमय करने लगे बार्टर सिस्टम के थ्रू। जब विनिमय करने लगे तो उसके बाद व्यापार होगा तो नगर बस गए, और नगर बस गए तो सभ्यता फ्लोरिश हो गई, पैसा आ गया तो नगर बन गए बड़े बड़े। सारे शिल्प वाले कहाँ थे? नगरों में ही तो रहते थे। और खेती का सरप्लस यानी ग्रामीण संस्कृति और शिल्प, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और सभ्यता, ये हुआ था। तो हमको एविडेंस कैसे मिलेंगे? देखिए, मैं बताऊं कि एक संस्कृति है आपकी सोधी, यह है बीकानेर में, ठीक है, और एक है आपके ईरानी बलूची, ठीक है। ये दोनों ही संस्कृति में इनकी जो मृदभांड है, जो पोट्री है, इनमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोट्री है उनमें समानता दिखती है।
एक्चुअली में नवपाषाण काल और प्राक अर्ली हड़प्पन फेज और देन मैच्योर, तो ये प्राक हड़प्पन फेज और मैच्योर हड़प्पन फेज और न्यूलिथिक एज नवपाषाण काल, इनमें थोड़ी बहुत जो बर्तनों में समानता, मिट्टी के बर्तनों में समानता देखी गई थी। तो ये बताता है कि उनका ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, और सिर्फ यही होता तो मान जाता। लेकिन 6000 बीसी के पास 2-3 साइट ऐसी है जो ग्रेजुअल विकास का संकेत देती है, जिनमें राणा घुंडई, ठीक है, कोट दीजी, और एक है आपका किलीगुल मोहम्मद। ठीक है, फिर से कौन कौन सी मैं बता यहां पर लिख देता हूं। 6000 बीसी के आसपास किलीगुल मोहम्मद, राणा घुंडई और एक है आपका, क्या बताया था हमने, कोट दीजिए, एम आई राइट? हाँ, कोट दीजिए, कोट दीजिए। और ये आपको साइट ऐसे पता नहीं लगेगी जब तक कि मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। सो लेट मी शो यू सो दैट यू कैन कन्विंस्ड इजीली। तो आप देख सकते हैं, देखिए, राणा घुंडई, मुंडिगा, किला तरकाई, आपको वो नहीं बता रहे, हाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा कोट दीजी, ये रहा मुंडिगाग, ठीक है। और ये जो ये वाला इलाका है, ये आपका कौन सा, ईरानी बलूची वाला, ठीक है। और आपका जो यहाँ ये आपका, ये जो पूरा देख सकते हो आप यहाँ पर, ये कोट दीजी, ये रहा इंडस के पास, ठीक है। इसके बाद कुछ साइटें देख लीजिए मैं आगे बताने वाला हूँ। ये मेहरगढ़ यहाँ पर हो गया, राणा गुंडे ये हो गया, ये हो गया आपका जलीलपुर, इस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। और ये मुंडिगाक, आप देख सकते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान में, ठीक है। और आपका मुंडिगाक और किलीगुल मोहम्मद, इसमें यहां पर दिया, पर नाम नहीं दिया इन्होंने किलीगुल मोहम्मद का। तो कहने का मतलब ये है कि ये साइटें ग्रेजुअल विकास को दर्शाती है हड़प्पन सभ्यता का। ये जो ग्रेजुअल विकास है इनको दर्शाती है। कोट दीजिए, किलीगुल मोहम्मद जलीलपुर पंजाब में, आपका मुंडिगाक अफगानिस्तान में, देन है आपका किलीगुल मोहम्मद कहाँ है आपका, किलीगुल मोहम्मद कहाँ है, अफगानिस्तान में। तो ये सब जो पूरा पूरा कल्चर है ये ग्रेजुअल विकास को दर्शाता है। और इनमें जो बर्तन थे या इनकी जो तकनीक थी, सेम तकनीक कंटिन्यूड इवन इन अर्ली हड़प्पन फेज यानी प्राक हड़प्पा फेज में, और देन मेच्योर हड़प्पन फेज, विकसित हड़प्पन फेज में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस सभ्यता का ग्रेजुअल विकास हुआ, ना कि कोई आया और विष्णु भगवान पर अपीयर्ड होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो नाउ यू कैन इजीली establish the connectivity between my previous lecture and this lecture. और जिन्होंने previous lecture नहीं देखी है, go to the Sriaurobindo IAS YouTube channel and then see my previous lecture so that better understanding connectivity आपकी स्थापित हो सके। तो आगे का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। थर्ड क्या है, इंट्रोडक्शन, सभ्यता का परिचय। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में अवस्थित थी। भारतीय जो उपमहाद्वीप है जिसमें आपकी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का क्षेत्र आता है, इंडिया के भी कुछ स्टेट्स हैं। देखिए मैं आपको मैप ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और समझ इसमें जल्दी विकसित हो जाए। ये रहा आपका प्यारा भारत, और यह रहा आपका दुष्ट पाकिस्तान, और ये रहा आपका बेचारा अफगानिस्तान। ओके, तो मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं कौन कहां पर है। यहां पर जो ईस्ट मोस्ट साइट है मांडा, जो कि झेलम नदी के पास है। देन आपका नीचे कहीं साउथ में, आप देख नहीं रहा होगा तो आप समझ लीजिए मैं बात कर रहा हूं दैमाबाद की, महाराष्ट्र में दैमाबाद की। ओके, देन यहां पर कुछ और साइटें हैं। एक्चुअली मैं नदियों को ड्रॉ कर देता हूं आपको, ताकि आपको यह भी समझ में आए कि कौन सा जो मेजर मेजर प्लेसेस है कौन सा कहां पर है। ये रही आपकी इंडस रिवर, इंडस रिवर, सिंधु नदी, और यहीं पर है आपकी एक महत्वपूर्ण नदी। कौन सी नदी है, चेनाब, और चेनाब की एक सहायक नदी है सतलज। और यहां पर फिर झेलम, जहां पर मांडा बसा हुआ है पास में, और यहीं पर है रावी, और यहां पर आपकी नदी मिल जाएगी व्यास। तो व्यास, झेलम, बीच में चेनाब, और ये ऑफकोर्स सतलज, और ये रावी। तो ये रावी नदी यहां पर आप देख सकते हैं, ये वाला प्लेस,
दिस इज हड़प्पन प्लेस, हड़प्पन। चलो अब इस पर बात कर लेते हैं। ये मोहनजोदाड़ो के पास दूसरा बड़ा प्लेस है। देखिए अभी जब आधुनिक एक्सकैवेशन हो रहे हैं, डिगिंग हो रही है या डिगिंग हुई थी, उस पर राखी गढ़ी सबसे ज्यादा, जो कि आपका कहाँ है, हरियाणा में हिसार जिले में मिला है, जो प्लेस मिला है वो सबसे बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्लेस जिसकी बात होती है वो है मोहनजोदाड़ो। कहाँ? सिंधु नदी के किनारे। यहाँ पर कुछ और भी प्लेसेस है, यहाँ पर है आपका कोट दीजी, फिर यहाँ पर है चामुंड्रो, ठीक है, और यहीं पर आमरी प्लेस भी है, आमरी, ठीक है। इधर आपका एक और प्लेस है सुतकांगेनडोर, सुतकागेनडोर, ये पोर्ट सिटी है, ये पोर्ट सिटी है। वापस आता हूं इसके इंट्रोडक्शन पर। व्हेन इट कम्स टू इंडस वैली इंट्रोडक्शन, इसका टाइम पीरियड है अराउंड 2500 से 1750। कब तक है? 2500 से 1750 बीसी। इसको हड़प्पन सभ्यता इसलिए बोलते हैं कि पुरातत्व की परंपरा के अनुसार पहला प्लेस कौन सा जो मिलता है उसी के आधार पर नाम रखा जाता है। इसको इंडस वैली इसलिए बोलते हैं क्योंकि सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास मैक्सिमम शहर बसे हुए हैं। एक और नाम इसका दिया जाता है, हालांकि वो इतना चलन में नहीं है, सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो और ये क्योंकि हाँ अभी भी तो पता हो सरस्वती नाम दिया है, तो वो क्यों दिया है? देखिए यहाँ पर एक नदी रहा करती थी, उसका नाम है सरस्वती। जो आज की जो रीजनल नदियां है छोटी छोटी, ये घग्गर और हाकरा, घग्गर और हाकरा, इनकी घाटियों में वो कभी नदी बहती थी। और माइथोलॉजी में तो ये भी कहते हैं या हिस्टोरियन कुछ अनुमान लगाते हैं, जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन है, कि वो अंदर अंदर कहीं जाकर त्रिवेणी में कहा मिलती है, इलाहाबाद के संगम पर। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण प्लेस है गणवेरी वाला। कौन सा प्लेस है? गणवेरी वाला, ठीक है, सरस्वती के नदी के किनारे। वापस आते हैं इसके प्रोडक्शन पर। तो काल की बात कर ली, नाम की बात कर ली हमने, देन इसको और इसको ब्रोंज एज, कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। मैंने पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया था आपको, कांस्ययुगीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अधिकतर इक्विपमेंट्स जो हैं और जो औजार हैं या बर्तन हैं, यूटेंसिल्स हैं, वो कांसे के मेटल से बने हैं। जो मेटल जितनी वाइडली यूज की जाएगी उसी के नाम पर उस एज को रख दिया जाएगा। फिर कुछ और प्लेस को देख लेते हैं। देखिए ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा पाकिस्तान। अब भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेनली जो सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के अलावा मैक्सिमम बात करते हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ पर कुछ साइटें हैं। पंजाब में एक साइट है रोपड़, क्या है? रोपड़। ये कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। फिर है आपका बनामाली, वनमाली, ये भी कहाँ है? आपका हरियाणा में। फिर है आपका राखीगढ़ी, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में, वनमाली भी हरियाणा में। फिर है आपका कालीबंगन, ठीक है, महत्वपूर्ण स्थल है। ये मैं उन शहरों के नाम बता रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता में जो वाइडली मोस्ट डिस्कस्ड किए गए हैं, या जिन पर कुछ बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं और बहुत सारे हड़प्पा सभ्यता के एविडेंस रिमेन्स, अवशेष पाए गए हैं। तो ये महत्वपूर्ण सिटी है। एक तो मोहनजोदाड़ो, गणवेरी वाला, चामुंडो, कालीबंगन, वनमाली, देन है आपका राखीगढ़ी और ये हड़प्पा। दीज वर द बेसिक मेजर सिटीज। इसके अलावा भी एन नंबर ऑफ सिटीज है, जिनमें आप आलमगीरपुर, लोथल कैसे भूल सकता है, लोथल पोर्ट सिटी, महत्वपूर्ण पोर्ट सिटी है लोथल, हम बिल्कुल नहीं भूल सकते पोर्ट को। देन कुछ और सिटीज के नाम बारे में बताता हूं आपका। सुतकोतड़ा, ये भी सुतकोतड़ा, ये भी क्या है? पोर्ट सिटी है। कहां? गुजरात में। गुजरात में एक और महत्वपूर्ण सिटी है धोलावीरा, which is known for its water harvesting, जहां 16 ponds, 16 जलाशय पाए गए हैं। फिर एक और सिटी है रंगपुर, ठीक है, वो भी कहां पाई गई है? आपके गुजरात में। तो जैसा कि मैंने बताया कि जितने स्टेट से सब में कुछ ना कुछ पाया गया है। ऑफकोर्स वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एक और साइड है, यहाँ पर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। तो ये वेस्ट मोस्ट साइड हो गई, ये मांडा नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ मोस्ट साइड हो गई। सो कांगेनडोर ये आपका वेस्ट मोस्ट साइड हो गई। और साउथ में ऑफकोर्स दहमाबाद नहीं दिख रहा है, बट समझ जाना दहमाबाद है सबसे नीचे। तो दहमाबाद हो गया। अब ये हो गया पूरा इंट्रोडक्शन। फिर हम बात कर रहे थे, कंटिन्यू करते हैं।
इस सिविलाइजेशन को कहा किस फेज में रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक फेज में रखते हैं, प्रोटोहिस्टोरिक, a phase where historical literally evidence are available but couldn't read out or deciphered yet, decoded yet, कुछ भी ऐसा पढ़ नहीं पाए हैं। तो कैसे 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 डिस्क्राइब करते हैं प्रोटोहिस्टोरिक को? बात कर चुके हैं हम इसके पहले वाला फेज प्री हिस्टोरिक, और इसके बाद वाला फेज हिस्टोरिक, जहां लिखा भी गया है और पढ़ा भी गया है। और अब आपको कुछ चीज आइडिया लग गई। ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है, उत्तर पश्चिम में पाई जाती है, 2550 का काल है। दीज आर द मेजर सिटीज, नगरीय सभ्यता है, पहली नगरीय सभ्यता है, ब्रोंज एज वाली सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं हम टाउन प्लानिंग की। देखिए इसके बारे में और डिटेल, इसका बिल्कुल पोस्टमार्टम ही हो जाएगा, जहां सोसाइटी, देन द इकोनॉमी, पॉलिटी, ट्रेड, क्राफ्ट, साइंस, डिक्लाइन, देयर आर लॉट मोनी टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। जब हम उनको लाइन से लिखेंगे सब सारा आपको आइडिया लग जाएगा। और इसके बाद भी अगर कुछ इश्यूज हैं तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, मैं देख लूंगा और आई विल ट्राई टू आंसर एवरीथिंग। ओके, तो टाउन प्लानिंग की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खास बात यही है कि उसकी टाउन प्लानिंग इतनी डिस्टिंग्विश्ड है, इतनी यूनिक है कि आज की टाउन भी कहीं ना कहीं उसके पीछे पड़ते हैं। तो बात कर लेते हैं इसकी टाउन प्लानिंग की। देखो नाम में जो है टाउन प्लानिंग, मतलब नगर नियोजन की बात हो रही है। इसका नगर नियोजन कैसा था? तो सबसे पहले मैं कहूंगा इनके जो घर थे उनमें यूनिफॉर्मिटी थी। क्या थी? एक रूपता। देखो हमारे यहाँ तो समाजवाद आने के बाद हम एक रूपता स्थापित नहीं कर पाए, मतलब जबरदस्ती के समाजवाद, जो आज का समाजवाद है, तब हम एक यूनिफॉर्मिटी स्थापित नहीं कर पाए। बट थिंक दैट टाइम जब नगर बन रहे हैं, लोगों के पास संपत्ति है, एग्रीकल्चरल सरप्लस है, तो लोगों ने कैसे यूनिफॉर्मिटी को मतलब कंटिन्यू किया। एक रूपता बहुत बड़ी बात है। आज बिल्डिंग की जगह, बिल्डिंग के बगल में आपको झोपड़ी मिल सकती है, लेकिन वहां ऐसा नहीं था। वहां हर व्यक्ति के पास, अगर अमीर है तो भले ही 2-3 स्टोरी बिल्डिंग होगी, लेकिन सामान्य व्यक्ति के पास भी डबल स्टोरी बिल्डिंग मिल जाती है। लेकिन इसके साथ ही हम असमानता के तत्व को नकार नहीं सकते, असमानता भी थी। इसका अंदाजा हमको इस तरह से लग जाता है कि जो वेस्टर्न रीजन है हड़प्पन सभ्यता का, वहां पर हमेशा रूरल रहते थे, रूरल। और जो ईस्टर्न रीजन था वहां पर हमेशा कॉमन पीपल रहते थे, कॉमन पीपल रहते थे। और फिर यूनिफॉर्मिटी का तत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जब कोई समाज संपत्ति होने के बावजूद, सरप्लस होने के बाद भी समानता का भाव रखता है या समानता कंटिन्यू रहती है, तो सोचने वाली बात है कि हाउ डिड दे मैनेज इट ऑल, कैसे मैनेज किया होगा उन्होंने। दूसरा जो है आपका इसमें, वो है यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम, नल जल निकासी। एक ऐसा सिस्टम जो आधुनिक सभ्यता में आज भी हम इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। आप समझते हो ना, आज भी जब कोई सड़कों पर चलता है ना तो वो सडनली गायब हो जाता है, उसमें भगवान की शक्तियां आ जाती हैं। शक्तियां नहीं आती, वो नाले में गिर जाता है या उस गटर में गिर जाता है, क्योंकि ढक्कन नहीं रहता, ठीक है, या नालियां खुली हुई रहती हैं। ये चीज कम से कम यहाँ पर नहीं थी। आप समझो, देयर इज लॉट टू लर्न फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर जो नाली हुआ करती थी, उनको जो स्टोन स्लैब्स, जो पत्थर हुआ करते थे या उनके पत्थर में ढक्कन हुआ करते थे, उनसे ढका करते थे। और अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो नालियों का, यहाँ पर बता दूं मैं, अगर ये आपका हाउस है और तो अगर डबल स्टोरी बिल्डिंग है तो भी, तो ऊपर से कनेक्शन हुआ करता था जो गली की नाली में जाता था, ठीक है। और ये गली की नाली आगे मेन सड़क की नाली में मिलती थी यहाँ पर, और यहाँ पर ढक्कन हुआ करते थे, ये वाले ढक्कन, ठीक है। इनसे बराबर बराबर साफ सफाई की जाती थी। मतलब क्या तो इनका मैनेजमेंट रहा होगा। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कुछ ज्यादा पता ही लगता, हम बात करेंगे उस पर भी, लेकिन जो मैनेजमेंट इन्होंने बनाया था, कितना यूनिक सिस्टम है। इतना सब कुछ विदाउट अ सुप्रीम पावर कैन नॉट बी पॉसिबल। तो कुछ तो होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे उस पर भी। तो ड्रेनेज सिस्टम यूनिक था। शौचालय का पानी और जो बाथरूम का पानी है, नाली के माध्यम से घर के बगल वाली गली में, और बगल वाली गली का पानी मेन सड़क के अंडरग्राउंड नाली थी, उससे फिर बाद में कहाँ चला जाता था? नदी में चला जाता था। तो इस तरीके से वो इसको मैनेज करते थे। मैंने आपका
रोड्स, सड़कें। देखो सड़कें एक और यूनिक फीचर है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन का। एक्चुअली दीज रोड्स वर यूज्ड टू कट ईच अदर एट राइट एंगल एट 90 डिग्री। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी हम ऐसी सड़कें हमको सिर्फ हाईवे के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती। अगर नगर में ही सड़कें मिल जाए तो बात ही क्या। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे को समकोण पर काट रही है ये सड़कें। और घर भी कहाँ बनते थे, यहाँ पर हम बात करेंगे इन पर भी। तो सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पर काट रही है, मतलब पहले यहाँ पर नालियां और सड़कें बनी है, ना कि घर। और आधुनिक में ये होता है कि पहले क्या होता है, पहले घर बस जाते हैं, उसके बाद सड़कें देखेंगे कहां से बन सकती है, या नाली देखेंगे कहां से निकल सकती है। यार हमारे पास एग्जांपल है चंडीगढ़, व्हाट अ प्लांट सिटी, यू कैन हैव अ लुक और यू माइट फॉल इन लव विद इट। और ये बार्सिलोना सिटी, ठीक है, कुछ सिटी या आपका जो मॉडर्न दिल्ली है, जो अंग्रेजों ने बसाया, लुटियंस दिल्ली, ये क्या इतना टाउन प्लानिंग के तहत बसाया गया कि देखकर मजा आ जाता है। आप समझो कि शहर में जब अंधा मोड़ हो तो हर शहर में मतलब कुछ ना कुछ अंधे मोड़ रहते हैं, और वो सड़क भी ऐसे ऐसे करके स्नेकी रेस में जाती हैं। तो इस तरीके से जो खतरा रहता है एक्सीडेंट का। तो हाउ मतलब कितना साइंटिफिक टेम्पर था इन लोगों का, हाउ इंटेलिजेंट दे वर, दे न्यू इफ दे वर मेक रोड्स लाइक दिस दे माइट कॉज दिस माइट कॉज लॉट ऑफ एक्सीडेंट। हालांकि इतने ज्यादा व्हीकल भी नहीं थे, लेकिन बट इट इज साइंटिफिक आइडिया दैट हाउ डिड दे मैनेज ऑल। ठीक है, तो सड़कें हो गई, और दीस रोड्स वर 10 मीटर वाइड। 10 मीटर वाइड। हमारे यहाँ तो हाईवे पर अतिक्रमण हो जाता है यार, 10 मीटर बहुत है, दो वाहन आराम से इधर से उधर निकल सकते हैं। ठीक है, फिर मकान, हाउसेस की बात कर लेते हैं। हाउसेस देखो, मैंने पहले ही बताया कि इगेलिटेरियन सोसाइटी, डबल स्टोरी बिल्डिंग कहीं कहीं पर भी हम देख सकते हैं। इनके हाउसेस भी काफी कमाल के बने हुए थे। हाउसेस का जो बनाने का तरीका है इसी में देख लीजिए, ये रोड से तो यहाँ पर आपकी सिर्फ खिड़की रहेगी, जो एंट्रेंस रहेगा वो यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर हमेशा खिड़की रहेगी, ये एंट्रेंस रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो विंडो फेसिंग जो फेस होता है वो होता है खिड़की वाला, सॉरी जो रोड फेसिंग फेस होता है वो विंडो वाला रहता है, ना कि डोर वाला। और अगर इस तरह की सोच थी इनकी, तो ये कितनी कमाल की बात है कि इन्होंने अतिक्रमण का मुद्दा ही सॉल्व कर दिया। आप समझते हो ना, जब भी अब घर बनते हैं, रोड फेसिंग घर बनते हैं ना, तो होता क्या है कि घर का आधा सामान तो पेवमेंट पर या फुटपाथ पर जाता है, जहां पर लोग चलते हैं। और जहां पर लोगों को चलना चाहिए वो उस पर, जहां पर लोगों को चलना चाहिए वहां तो आपने अतिक्रमण कर लिया। और जहां पर गाड़ियों को चलना चाहिए वहां पर लोग चलते हैं, और जहां पर लोग चलते हैं वहां पर गाड़ियां नहीं चल रही है, तो गाड़ियों के लिए वो सकरा रास्ता, नैरो पाथ बन जाता है। और आपको पता होगा फिर तो रेल लग हो गए थे उसे, रेल बन जाती सड़कों पर ही। तो इस तरीके से अतिक्रमण का मुद्दा ने सॉल्व कर लिया। काफी यूनिक और आइडियलिस्टिक स्थिति है, जिसको हम काफी कुछ सीख सकते हैं और अपना भी सकते हैं। और हाउसेस में और भी कई सारी चीजें हैं। हाउसेस, एक और शब्द बोलूं मैं, आर्किटेक्ट, स्थापत्य। स्थापत्य देखिए, स्थापत्य के कौन कौन से उदाहरण है। एक तो बहुत इनका बड़ा ग्रेट बात, जो उनका बहुत बड़ा स्नानागार है मोहनजोदाड़ो में, जो कभी कोई पायस पर्पस के लिए यूज किया जाता था, वो भी ईंटों की संरचना है। और उस संरचना में आपको दोनों तरफ उसमें जाने के लिए सीढ़ियां, और उस पर वाटर रोधी जो डामर का यूज किया गया है वाटर रेजिस्टेंस बनाने के लिए, उसमें ढाल भी ताकि जल की निकासी हो सके। व्हाट अ यूनिक आर्किटेक्ट। इसके अलावा जो ग्रेनरीज, अन्न भंडार है, मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा अन्नगार है, वो मैंने आपका 6-6 की पंक्ति में 2 अन्नगार, बड़े बड़े 6-6 की पंक्तियों में 6-6 12 अन्नगार कहां पाए गए आपके हड़प्पा में। और वो भी अन्नगारी बताते हैं कि इन्होंने मतलब कितनी मेहनत की होगी उन्हें स्थापत्य को बनाने के लिए, आर्किटेक्ट को बनाने में। हालांकि ये नगर नियोजन का हिस्सा है, और डबल स्टोरी बिल्डिंग हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये इसके पार्ट है। इसके अलावा इनकी आर्किटेक्ट का जादू मैं बताता हूं आपको। आप गूगल इमेज करना धोलावीरा की, गूगल करना धोलावीरा की इमेज, तो आपको वहां पर स्टेडियम मिल जाएगा। और धोलावीरा में ही आपको वो एक 16 जलाशय जो वाटर संरक्षण है उसके एविडेंस 16 पॉइंट्स मिल जाएंगे। मतलब आप सब कितने दूरदृष्टा थे। देन आपको जो लोथल है,
वो भी आर्किटेक्ट का नमूना ही तो है। अरे कहीं तो उन्होंने यूज किया हुआ, तभी तो जहाज आसानी से अंदर और बाहर जा सकते होंगे। तो उनका डॉकयार्ड है वो महत्वपूर्ण है। तो ये इनकी स्थापत्य का जादू ही था कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप में ही नगरीय सभ्यता बन गई। ठीक है, तो दीज वर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। और व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, क्योंकि हमारा राइटिंग वाला सेक्शन भी अब चालू कर दिया है हमने, तो मैं बता दूंगा आपको। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, आप इन सेक्शन के तहत कई बातें लिख सकते हैं। ठीक है, इससे आपका आंसर ऑलरेडी पूरा सब्सटेंशिएट हो जाएगा, पूरा सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो 6 मार्कर में हो, चाहे 15 मार्कर में, आप उसको आसानी से इसकी फीचर के साथ लिख सकते हो, जोड़ सकते हो, बता सकते हो। तो नाउ आई एम कंक्लूडिंग द लेक्चर। इफ यू गॉट एनी डाउट्स, राइट मी इन कमेंट। ओके, तो थैंक यू, सी यू अगेन।